पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी हम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए बता दें आपको, बताएंगे हम आज के कार्यक्रम में मोटे अनाज के बारे में, मुलाकात करवाएंगे सफल किसान से और सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज का विज्ञान किसान सेगमेंट खास है। बताएंगे हम आपको कि हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की है। बातचीत का जो विषय है वो यही रहा कि विदेशों तक पोषक अनाज को कैसे पहुंचाया जाए। जी हाँ, इस सिलसिले में क्या कुछ खास बातचीत हुई दोनों के बीच, दिखाते हैं आपको उसकी एक झलक। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज पर, लेकिन आज खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे। आपको बता दें, आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी लेखी जी, जो विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल रही है। तो जाहिर सी बात है, विदेशों में अगर मोटे अनाज का लोहा मनवाना है, डंका बजवाना है, तो इनसे बेहतर कौन बता सकता है। वो मोटा अनाज जो सबसे ज्यादा पौष्टिक है, वो मोटा अनाज जिसकी डिमांड आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व भर में हो रही है। प्रधानमंत्री जी का बार बार कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मोटा अनाज लगाया जाए और उसका प्रयोग किया जाए। तो सवाल करते हैं और जानते हैं आपसे। बहुत नमस्कार आपका। अगर हमें हिंदुस्तान की इस महक को, मोटे अनाज की खुशबू को विश्व भर में लेकर जाना है, तो कैसी तैयारियां? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इस बात पर जिक्र हुआ तो 2017 से कुछ लोगों ने इस पर काम किया और 2018 में भारत में ईयर ऑफ द मिलेट यानी मोटे अनाज का वर्ष हम लोगों ने पहले अपने घरेलू उत्पाद पे उसको मनाया, ताकि लोगों में इसकी जानकारी बढ़े। और उसके बाद इसको लेकर हम यूएन में गए और वहाँ पर हमने लोगों के बीच में सभी देशों से बातचीत करके जो हमारा कैंपेन का तरीका होता है, और इसको हमने रेजोल्यूशन पास करवाया। और उस रेजोल्यूशन के बाद 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट के रूप में घोषित किया गया कि मोटे अनाज का वर्ष जो है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष 2023 को मनाया जाएगा। और हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं अन्य देशों में, वो भी इस विषय पर हर सरकार के साथ बातचीत में काम कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने कुछ खाद्यान्न के ऊपर कुछ किताबें निकाली हैं, तो उन किताबों को लेकर हम पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार और दूसरी सरकारों से बातचीत का काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर तमाम देशों के अंदर मोटे अनाज का डंका बजाने के लिए भारत के सब राजदूत, सब हाई कमिश्नर, सब लोग इसमें शामिल हैं। मोटे अनाज को इस तरह से हमें बाहर लेकर आने की आप संस्कृति मंत्रालय भी संभाल रही है। हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं मोटे अनाज का महत्वपूर्ण रोल अदा रहा है। तो किस तरह से मोटे अनाज को लेकर लोगों में जागरूकता जो है अब तक आई है? हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन मानसिक आज़ादी अभी भी नहीं मिली। और हमें लगा कि गेहूं ही बेहतर अनाज है, जबकि ऐसा नहीं था। जो हमारा मिक्स्ड फूड बास्केट था, जिसमें हम हर प्रकार की चीज़ को सीजन के अनुसार खाते थे। बाजरे का मौसम तो बाजरा खाएंगे, रागी का मौसम तो रागी खाएंगे, गेहूं का मौसम तो गेहूं खाएंगे, चावल के मौसम में चावल खाएंगे, और बारिश है तो बेसन खाएंगे। तो हमारे यहाँ सत्तू आदि ये सब हमारे भोजन का एक हिस्सा होता था, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को बदल बदल कर खाते थे। लेकिन कुछ
गेहूं और चावल हमने इस बेइंतहा उगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने बाकी अनाज को पीछे छोड़ दिया। और जब ऐसा किया और उसमें पूर्व सरकारें और जो हमारी पॉलिसीज थी वो भी शामिल रहीं। और स्वास्थ्यवर्धक अगर देखा जाए तो स्वास्थ्यवर्धक मोटा अनाज है, ना कि गेहूं और चावल है। गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स ये चीजें कम है। ये जागरूकता हमें अपने समाज में वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने गेहूं चावल ही प्राइमरी तौर पर खाना शुरू किया, प्राथमिकता हमने गेहूं और चावल को दी, उसकी वजह से ये 50-60 साल की ही बात है, उससे पहले ऐसा नहीं था। तो जो गलती की है उसको सुधारना भी हमारा फर्ज बनता है और लोगों को वापस उसी राह पर लाना जिससे धरती की उर्वरकता, किसान की मेहनत, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो काम है वो होना चाहिए। आप अपनी थाली में इस मोटे अनाज को शामिल करती हैं? जी जरूर, मैं और आज से नहीं कई साल हो गए किसान भाई हैं, उनको आग्रह भी करना चाहती हूँ कि आप मोटे अनाज की फसल लगाएं, अधिक उत्पादन करें और अधिक पैसा कमाएं। ऐसी ही शुभकामना मेरी आपके प्रति, और साथ ही जितने मेरे वैज्ञानिक भाई बहन हैं उनको भी एक आग्रह करना चाहती हूँ कि जब आप रिसर्च करते हैं पैदावार बढ़ाने की और अन्य चीज़ों की, तो आपने देखा कि जब हमने गेहूं पर काम किया तो उसका नुकसान हमको क्या भरना पड़ा, जिसमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस और ग्लूटेन एलर्जी बढ़ गई। तो अब मोटा अनाज गूंथने में मुश्किल होती है, हम सब जानते हैं, तो उसमें ग्लूटेन मत ऐड करें, क्योंकि अगर आप ग्लूटेन ऐड करेंगे तो जो मोटे अनाज की खासियत है, जो उसकी काबिलियत है, जिस वजह से मोटा अनाज हम लोग खाना चाहते हैं, वही समाप्त हो जाएगी। उसको ग्लूटेन फ्री ही रखा जाए और उसके जीनोम को वहां पे ना बदला जाए। तो मोटा अनाज खाएं भी और लगाएं भी। क्या बात है, मोटा अनाज खाएं भी और लगाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मोटा अनाज कहीं ना कहीं मैं अपनी थाली में लेकर आती हूँ और अगर मैं खाती हूँ तो उसकी गुणवत्ता आपको बताई और कितना पौष्टिक है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन तमाम किसान भाइयों को भी अब समझने की जरूरत है और हमारे किसान भाई जागरूक हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि तस्वीर कितनी बदल गई है, उस तस्वीर को और बेहतर बनाना, हिंदुस्तान को उस जगह लेकर जाना है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे महाराष्ट्र की एक सफल महिला किसान से। बता दें इनका नाम है एम रूपाली विजय माली। ये करती हैं जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं और उसी का इस्तेमाल अपने खेतों में करती हैं। अच्छी आमदनी अर्जित करती हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। एम रूपाली विजय माली कोल्हापुर महाराष्ट्र की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान है, जो कृषि के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट को व्यवसाय के रूप में करती हैं। इन्होंने समाज शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है
पिछले 12 वर्षों से ग्राहकों की मांग पर इन्होंने अपने व्यापार को स्थिरता दे रखी है। इनके पास लगभग 2.5 एकड़ खेत है, जिसमें बड़ी ही कुशलता से खेती और जैविक खाद का निर्माण किया गया है। एम रूपाली विजय माली ने जैविक खाद संस्कृति और इसके व्यापार की शुरुआत खादी ग्रामोद्योग निगम द्वारा जिला परिषद की मदद से की। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वर्मी कंपोस्ट के वैज्ञानिक तरीकों का अभ्यास किया। शुरुआत में इन्होंने जैविक खाद की सप्लाई केवल अपने फार्म में ही की। शुरुआत में वो इसका उत्पादन अपने खुद के खेत के लिए इस्तेमाल करती थी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, उन्होंने इसकी बिक्री करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगी। अच्छे उत्पादन ने इन्हें काफी प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप इन्होंने अपनी कंपनी भी खोल ली, जिसका नाम समर्थ एग्रो प्राइवेट लिमिटेड रखा है। फिलहाल विजय माली वर्मी कंपोस्ट की उपज 8 बेड से करती हैं। वे प्रति वर्ष 35 से 40 टन वर्मी कंपोस्ट का उपज करती हैं, जिसे ये 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचती हैं, जिससे इनकी वार्षिक आय लगभग 5 लाख रुपए हो जाती है। अपनी उत्पादित खाद की बिक्री के लिए विजय माली अपने आसपास के किसानों और समाचार एजेंसियों से संपर्क भी रखती हैं, जिससे कि इनके उत्पाद की मार्केट में बिक्री होने में आसानी हो जाए। एम रूपाली विजय माली की उपज की मांग महाराष्ट्र के पुणे और गोवा के अलावा कर्नाटक में भी है। इन्होंने अपने फार्म में 6 महिला किसानों को रोजगार भी दिया है। साथ ही ये अपने गांव में आय बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ज्यादा किसानों को अपनी कंपनी में शामिल कर रही हैं। एम रूपाली विजय माली एक नई सोच वाली किसान है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र कोल्हापुर की सलाहकार समिति की सदस्य भी है। इनके सफल प्रयासों को देखते हुए इन्हें रोटरी क्लब द्वारा महिला गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांव की महिला किसान इनकी बढ़ती सफलता और तरक्की को देखकर बेहद ही प्रोत्साहित हुई हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं,
जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। बता दें आपको, इस योजना से हमारे जो किसान हैं यानी कि जो आप लोग हैं काफी लाभ ले सकते हैं। एक तो आप बिजली के खर्च में कमी ला सकते हैं, साथ ही साथ खुद ही बिजली पैदा करके उसकी बिकवाली करके अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। कैसे ये सब संभव हो सकता है, आइए आपको बताते हैं हमारे इस सेगमेंट में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। किसान भाइयों बहनों,
बहनों, बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत एक कार्ड बनाया जाता है जिसमें पूरा ब्यौरा होता है कि आपकी खेत की मिट्टी जो है उसमें कौन सी पोषक तत्व की कमी है, उसके अनुसार ही आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी हो जाता है कि मिट्टी की जांच करवाई जाए। नमूना कैसे लेना है, कहां आपको लेकर जाना है नमूना जांच के लिए, कैसे बनवाना है अपना कार्ड, बताते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंचिए हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही बता दें हमसे जुड़ सकते हैं आप। ईमेल ID आप नोट कर लीजिए। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।